सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे व्यंजन। हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे थे व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण की दृष्टि से हम वर्गीकरण कर चुके थे। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को है वो 4 भागों में हमने बांटा था। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब जो हम व्यंजनों का वर्गीकरण है वो वर्गीकरण हम करेंगे प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न यानी कोशिश कि हमारे जो स्वर यंत्र हैं वो उन व्यंजनों का उच्चारण करने में कहाँ से प्रयत्न किया जाता है, कहाँ से कोशिश की जाती है, उसके आधार पर। तो लिखिए व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर? प्रयत्न स्थान के आधार पर। प्रयत्न स्थान के आधार पर। प्रयत्न स्थान के आधार पर। तो प्रयत्न स्थान के आधार पर जो व्यंजन है उनमें जो सबसे पहला वर्गीकरण है वो है कंठे व्यंजन। कंठे व्यंजन। तो नाम से हमें पता चल रहा है जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ से होगा, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ से होगा उनको क्या कहा जाएगा? कंठे व्यंजन कहा जाएगा। तो लिखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ से होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ से होता है। किस स्वर यंत्र से होता है? कंठ से। जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठे व्यंजन कहा जाता है। कंठे व्यंजन कहा जाता है। तो कंठे व्यंजन कौन कौन से हैं? एक तो जो क वर्ग है, क वर्ग। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ और ङ। तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं, पहला स्वर यंत्र कंठ है और पहला वर्ग है वो क्या है? क वर्ग है। तो क वर्ग है, क वर्ग का उच्चारण कहां से होगा? कंठ से। इसके अलावा क, ख और ग, क, ख और ग। अब ये जो नीचे बिंदु जो लगा हुआ है, इस बिंदु को किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं नुक्ला चिन्ह। नुक्ला चिन्ह। कहने का अभिप्राय है ये जो 3 जो आपको यहां पर व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों व्यंजन मूल रूप से हिंदी भाषा के न होकर के किसके हैं? अरबी और फारसी भाषा के हैं। इनसे यानी जब कोई भी शब्द का निर्माण होता है, उसके नीचे आपको ये बिंदु लगा हुआ नजर आए तो ये क्या है? नुक्ला चिन्ह है। क्या है? नुक्ला चिन्ह है। इनसे जो शब्द बनते हैं, जिन शब्दों का निर्माण होता है, वो शब्द किस भाषा के होते हैं? या तो अरबी और फारसी के होते हैं। अरबी फारसी के होते हैं। जैसे शब्द बना दिए जाएं, जैसे हम बोलते हैं कर्ज, जैसे हम बोलते हैं खून, जैसे हम बोलते हैं गजल, जैसे हम बोलते हैं गजब। तो ये नुक्ला चिन्ह वाले या अरबी फारसी वाले
जो ये 5 व्यंजन ऐसे हैं जो हिंदी भाषा में आए हुए हैं, क, ख, ग और जय, फै। तो ये कहां से आए? अरबी भाषा, अरबी और फारसी भाषा से आए। तो क वर्ग का उच्चारण है वो कहां से होता है? यानी कंठ से होता है। तो मूल रूप से क, ख, ग, घ और ये 5 क्या है? ये तो हिंदी भाषा के हैं जो कंठे व्यंजन हैं, और ये 3 ये जो विदेशी भाषा के यानी अरबी और फारसी के हैं, लेकिन इनकी पहचान है कि इनके नीचे नुक्ला चिन्ह लगा हुआ मिलता है। दूसरा वर्गीकरण तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन किसको कहेंगे? जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है, उन्हें तालव्य व्यंजन कहा जाता है। तालव्य व्यंजन कहा जाता है। तालव्य व्यंजन कहा जाता है। तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि पूरा जो च वर्ग है, च वर्ग का जो उच्चारण है वो कहां से हो रहा है? तालु से हो रहा है। तो वो क्या है? तालव्य व्यंजन है। यानी क वर्ग के बाद में च वर्ग आता है, वैसे ही कंठ के बाद में क्या आता है? तालव्य आता है, तालु आता है। तो च वर्ग जो है, च, छ, जय, झ और ये क्या है? तालव्य है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजनों में से भी तालव्य है। कौन सा? ये जो उष्ण व्यंजन है उनमें से भी एक यानी तालव्य है। कौन सा? श। तो ये सारे क्या है? तालव्य व्यंजन है। ये तो 5 तो आगे स्पर्श व्यंजन वाले, जिनको हमने स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा था 25 कोण में से एक आ गया ये अंतस्थ व्यंजन में से, और ये आ गया उष्ण व्यंजन में से। तो च, छ, ज, झ, ये और श, इनको क्या कहा जाता है? तालव्य व्यंजन कहा जाता है। नंबर 3, तालव्य के बाद में जो हमारा स्वर यंत्र है वो है मूर्धन्य। क्या है? मूर्धन्य। तो इनको क्या कहा जाता है? मूर्धन्य व्यंजन। कहने का अभिप्राय है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से, मूर्धा यानी मसूड़े, मूर्धा से होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है और इनके उच्चारण में जीवा का जो अग्र भाग है वो मूर्धा को स्पर्श करता है, मूर्धा से होता है। इनके उच्चारण में जीवा का यानी जीभ का अग्र भाग यानी आगे का भाग मूर्धा यानी मसूड़ों को स्पर्श करता है, इनके उच्चारण में जीव का अग्र भाग मूर्धा को स्पर्श करता है। कौन कौन से? जैसे क वर्ग के बाद में च वर्ग और च वर्ग के बाद में ट वर्ग। कौन सा? ट वर्ग आता है। तो ट, ठ, ड, ढ और अण। ये 5 तो आगे स्पर्श व्यंजनों में से, उसके बाद में अंतस्थ जो व्यंजन था उस अंतस्थ व्यंजन में से यानी
रे को कुछ विद्वान मानते हैं। उसके अलावा जो सम व्यंजन थे उसमें से से को भी मानते हैं, यानी टे, ठे, डे, ढे, णे, रे, से। और दो दो ध्वनियां और हैं। एक तो आप जिसको कहते हो अड़े, और एक यानी ये दोनों दोनों जो व्यंजन हैं, जैसे ए के साथ डे का मेल है, इसी तरह ये ध्वनि भी हिंदी भाषा में प्रचलित है। जैसे हम कई जगह लिखते हैं गड, तो वहां इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका भी उच्चारण कहां से हो रहा है, यानी मूर्धन्य व्यंजन से की तरह ही हो रहा है। तो इसको क्या कह सकते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है और इनके उच्चारण में जीवा का अग्र भाग है वह मूर्धा को स्पर्श करता है। तय वर्ग है, तय वर्ग क्या है, मूर्धन्य है। उसके बाद में रे को भी क्या है, मूर्धन्य माना जाता है। और स्पर्श व्यंजनों में से से को और दो ये जो आगत ध्वनियां हैं, आगत ध्वनियों के मेल से जिन व्यंजनों का निर्माण हो गया वो क्या है, मूर्धन्य है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं वेतन के स्थान पर जो वर्गीकरण चल रहे थे उसमें नंबर 4 दंत्य व्यंजन। दंत्य व्यंजन, दंत्य व्यंजन किन्हें कहा जाता है, कौन से व्यंजन, दंत्य व्यंजन। दंत्य व्यंजन से नाम से ही हमें यह ज्ञात हो रहा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत के स्पर्श से होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है, उस जीवा के ऊपर की जो नोक है, वो ऊपर की नोक हमारे ऊपर के जो दांत हैं, उन दांतों का जो भीतरी भाग है, उस भीतरी भाग को स्पर्श करते हुए जिन व्यंजनों का उच्चारण करे तो वो क्या कहलाएंगे, दंत्य व्यंजन कहलाएंगे। तो लिखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण दांतों से होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण दांतों से होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण दांतों से होता है, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में जीवा की ऊपरी नोक, जीवा की ऊपरी नोक द्वारा, जीवा की ऊपरी नोक द्वारा ऊपर के दांतों के, ऊपर के दांतों के, ऊपर के दांतों के भीतरी भाग को, भीतरी भाग को स्पर्श किया जाता है, भीतरी भाग को स्पर्श किया जाता है, स्पर्श किया जाता है। यानी जब हम दंत्य व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीवा है, जीवा की जो ऊपरी नोक है, वो ऊपरी नोक, ऊपर के जो दांत हैं, उन ऊपर के दांतों का जो भीतरी भाग है उसको स्पर्श करते हुए इनका उच्चारण करेगी। तो ये क्या कहलाएंगे, दंत्य व्यंजन कहलाएंगे। और दंत्य व्यंजन कौन से हैं, जो तय वर्ग है, तय, थ, द, ध और न, थे दे दे न, ये तो 5 आगे स्पर्श व्यंजनों में से। इसके अलावा
अंतस्थ व्यंजनों में से आ जाएगा ल, और उसम जो व्यंजन है उसमें से आ जाएगा स। और एक जो मैंने अभी आपको बताई थी जिसके नीचे नुक्ला चिन्ह लगा हुआ होता है, अरबी और फारसी की जो ध्वनि होती है वो जय। अब देखिए इस जय में भी एक तो हम ये जय लिखते हैं और एक ये जय लिखते हैं, दोनों के उच्चारण में भी अंतर है, और जब इनसे शब्दों का निर्माण होता है तो उसके अर्थ में भी अंतर है। एक तो ये होता है जरा और एक ये होता है जरा। इसका अर्थ तो हो गया थोड़ा कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कम मात्रा में, कम मात्रा में। और इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है बुढ़ापा, इसका अर्थ है बुढ़ापा। तो ये नुक्ला चिन्ह है, और नुक्ला चिन्ह से हमें पहचान हो रही है कि ये ध्वनि कहां से आई है, अरबी या फारसी से। अरबी फारसी से कहां से आई है, अरबी फारसी से आई है। लेकिन इसका उच्चारण स्थान जो है वो कहां से है, दांतों से है, दंत्य व्यंजन है। उसके बाद में दंत के बाद में, दांतों के बाद में सबसे पहले कंठ, फिर तालु, तालु के बाद में मूर्धा यानी मसूड़े, और मसूड़ों के बाद में दांत, और दांतों के बाद में हमारा जो यानी स्वरी अंतर है वो है ओष्ठ यानी होठ। तो लिखिए ओष्ठे व्यंजन, ओष्ठे व्यंजन, ओष्ठे व्यंजन। ओष्ठे व्यंजन किसको कहा जाएगा, जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण ऊपर के दांत एवं नीचे के होठ के मिलने से होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण ऊपर के, जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण, ये लिखो आप, जिन व्यंजनों का उच्चारण दोनों, दोनों होठों के, होठों के मिलने से, दोनों होठों के मिलने से होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण दोनों होठों के मिलने से होता है, किससे होता है, जब ऊपर और नीचे के दोनों होठ मिलेंगे तब इनका उच्चारण होगा, तब इनका उच्चारण होगा। तो जो पूरा पैवर्ग है, पैवर्ण वर्ग क्या है, ओष्ठे हैं। जैसे पै, फै, बै, भै और मै। इसके अलावा जो अंतस्थ जो व्यंजन थे उनमें से कौन सा, वह, कौन सा, वह। तो ये सब क्या है, ओष्ठे व्यंजन है। ओष्ठे व्यंजन के बाद दंतोष्ठे व्यंजन, दंतोष्ठे, दंतोष्ठे व्यंजन। दंतोष्ठे व्यंजन से क्या अभिप्राय है, दंत और ओष्ठ दोनों, दंत और ओष्ठ दोनों, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण, लिखिए जिन व्यंजनों, जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण ऊपर के दांत, ऊपर के दांत एवं नीचे के होठ, ऊपर के दांत एवं नीचे के होठ के, होठ के आपस में मिलने से होता है, मिलने से, मिलने से होता है। यानी जब दंतोष्ठे व्यंजनों का हम उच्चारण करेंगे तो हमारे ऊपर का जो दांत है, ऊपर के दांत और नीचे के जो होठ हैं वो आपस में स्पर्श करेंगे, और स्पर्श करने के बाद में
इनका उच्चारण होगा। तो दंतोष्टे कौन कौन से हैं? वे, फे, वे, फे, ये दोनों क्या है? दंतोष्टे हैं। ये दोनों क्या है? दंतोष्टे हैं। और इनसे बनने वाले शब्द किससे होंगे? आपको बताया था कि जो नुकला चिन्ह लगा हुआ है जहां मिल जाए तो वो शब्द किसके हैं? अरबी और फारसी के हैं। अरबी और फारसी के हैं। तो इसमें जैसे बताया था कै, खे और गै, जय और कै, खे, गै, जय और फै। कै, खे, गै, जय और फै, ये पांचों जो ध्वनियां हैं ये तो किसकी हैं? अरबी फारसी की। लेकिन ये जो वह है, वह के नीचे जो चिन्ह लगा हुआ है, ये ध्वनि कहां से आई है? तो ये ध्वनि है अंग्रेजी भाषा की। कौन सी भाषा की? अंग्रेजी भाषा से आ गई। कौन सी भाषा से? अंग्रेजी भाषा से। जैसे हम शब्द लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा का शब्द लिखते हैं कि वैल्यू, क्या लिखते हैं? वैल्यू। तो हाँ, हम वह के नीचे देखते हैं कि इस तरह का एक चिन्ह लगा हुआ होता है, और जब इसका उच्चारण किया जाता है तो दांत और होठ दोनों मिलकर के करते हैं। इसी तरह हम, यानी जो फै है, जो अरबी और फारसी की का जो फै है जिसके नीचे नुकला लगा हुआ, इससे भी हमें कई शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं फर्क, फर्ज, फौलाद, इस तरह के शब्द। अब आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नासिक के व्यंजन, नासिक के, नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन किसे कहेंगे? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो हवा है वो मुख के साथ साथ नाक से बाहर निकलती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ, मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है उन्हें क्या कहेंगे? नासिक के व्यंजन कहेंगे। तो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, जैसे हमने अभी बताया था ना कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग से अभिप्राय जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग का जो पंचम है, यानी प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है या पंचम व्यंजन है, वो क्या है? नासिक के व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पंचम व्यंजन
प्रत्येक वर्ग का पंचम व्यंजन नासिक्य व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? नासिक्य व्यंजन। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का पंचम क्या हो गया? च वर्ग है तो च वर्ग का पंचम क्या हो गया? च वर्ग का पंचम क्या हो गया? ये। ट वर्ग है तो ट वर्ग का पंचम क्या हो गया? ट वर्ग है तो ट वर्ग का पंचम क्या हो गया? नहीं। और प वर्ग है तो प वर्ग का पंचम क्या हो गया? मैं। तो ये जो पांचों हैं, इन पांचों का जब हम उच्चारण करते हैं पंचम वर्णों का, तो इनका उच्चारण करते समय क्या है कि फेफड़ों से जो हवा उठेगी वो हवा मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलेगी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। तो ये हो गया प्रयत्न स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कुछ विशेष बातें हैं वो हम और पढ़ लेते हैं। जैसे एक विशेष में, जैसे कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से हैं? तो शब्द आया है पार्श्व। पार्श्व शब्द आया है, पार्श्व का अर्थ ही बगल होता है। क्या होता है? बगल। क्या होता है? बगल। कहने का अभिप्राय यह है कि जब ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करें, यानी ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करें, उच्चारण करते समय जो हवा है वो हमारी जो जीभ है, जीवा के पार्श्व से निकल जाए, यानी बगल से निकल जाए, साइड से, तो वो क्या कहलाएगा? पार्श्विक व्यंजन कहलाएगा। यानी जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा जीवा के पार्श्व से निकलती है, पार्श्व से यानी बगल से निकलती हैं, जीवा के दोनों ओर से, साइड से निकल जाती हैं, तो क्या कहलाता है? पार्श्व व्यंजन कहलाता है। और पार्श्व व्यंजन किसको कहा जाता है? एक ही व्यंजन ऐसा है जिसको पार्श्व व्यंजन कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया गया है, तो वो है लय। लय को कुछ विद्वान क्या मानते हैं? पार्श्व व्यंजन मानते हैं। उसके बाद में प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन से क्या अभिप्राय है? यानी जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है, उस जीवा में 2 से 3 बार यानी हल्का हल्का क्या होता है? कंपन पैदा होता है। कंपन पैदा होता है। उस कंपन के आधार पर उसको क्या कहा जाता है? प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। यानी प्रकंपित जो व्यंजन है, इससे क्या अभिप्राय है कि जिस व्यंजन का उच्चारण करने में या उच्चारण करते समय जीवा में 2 से 3 बार कंपन होता है। 2 से 3 बार कंपन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रकंपित यानी व्यंजन कहते हैं। तो प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? रय। कौन सा है? रय। और संस्कृत में इसी रय को, यानी संस्कृत में क्या बोल देते हैं? हम तो इसमें हिंदी में तो कह देते हैं ये प्रकंपित व्यंजन है, संस्कृत में कहते हैं इसको कि ये लुंठित व्यंजन। क्या है? लुंठित व्यंजन। क्या है? लुंठित व्यंजन। क्यों? कि जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा का आज भी हिंदी भाषा पर प्रभाव है।
तो इसको हम जिसको रे कहते हैं, यह रे नहीं, अगर संस्कृत की दृष्टि से देखें, यानी संस्कृत के जो वर्ण हैं, स्वर हैं, वहां से हम उच्चारण करें तो इसका उच्चारण होता है रे। रे करते कहते हैं या उच्चारित करते हैं तो हमारी जो जीवा है उस जीवा में 2 से 3 बार कंपन होता है। इस आधार पर कुछ विद्वान इसको क्या मानते हैं, प्रकंपित व्यंजन मानते हैं। ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और जो संस्कृत जो है, संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। एक होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत ऊपर, क्षिप्त नीचे, यानी जिसका या जिस व्यंजन का, जिस व्यंजन का उच्चारण करने में जीवा झटके के साथ ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। यानी ऐसे व्यंजन जिनका हम उच्चारण करेंगे तो जीवा है एक बार तो ऊपर की ओर उठेगी, लेकिन तुरंत झटके के साथ क्या है, नीचे गिर जाएगी। तो उसको क्या कहा जाएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाएगा। जैसे हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय अभी हमने 2 ध्वनियों की बात की थी। एक तो जिसे हम अड़े कहते हैं और एक जिसको हम डे कहते हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। इनका आप उच्चारण करके देखिए। जैसे आप बोलोगे अड़े, अड़े, तो जीवा एक बार ऊपर जाएगी लेकिन रुकेगी नहीं, वहां तुरंत झटके के साथ क्या है, नीचे गिरेगी। जब इनका उच्चारण करें तो जीवा एक बार ऊपर की तरफ उठेगी और तुरंत झटके के साथ नीचे गिरेगी। इसी आधार पर इनको क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। और संस्कृत भाषा में यही 2 ऐसे व्यंजन हैं जिनको क्या कहा गया, ताड़न जात व्यंजन। क्या कहा गया, ताड़न जात व्यंजन। तो पेपर में सीधा पूछ ले, ये तो कई बार पूछ भी लिया गया है, पर कंपित को और उत्क्षिप्त को कभी इस तरह से नाम दे दे के पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो लुंठित व्यंजन है रे। और ये पूछ लिया जाए ताड़न जात व्यंजन कौन सा है, तो अड़े और डे क्या है, ताड़न जात व्यंजन है। तो अब हमने जो व्यंजनों का वर्गीकरण है उसमें, यानी प्रयत्न स्थान के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो यानी अच्छी तरह से पूर्ण रूप से हम पढ़ चुके हैं, विस्तार के साथ पढ़ चुके हैं। अब आगे जो इन्हीं व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, जैसे स्वरतंत्रिकाएं हैं, स्वरतंत्रिकाओं में जो कंपन होता है उस कंपन के आधार पर भी हम आगे की जो क्लास है उसमें व्यंजनों का वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।